सलमा के पति का देहांत हुआ तो बेटों ने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया और बहुएं सारा दिन काम करवा कर खाना भी मर्जी से देती। तो एक दिन वो मस्जिद के इमाम के पास गईं और कहने लगी, ज़कात के पैसे देने वाला अगर कोई हो तो मुझे दे दिया करें। तो इमाम साहब ने उसकी ये हालत देखकर सलमा से निकाह कर लिया। और जब ये बात सारे मोहल्ले में फैल गई तो बहू ने कहा कि अम्मा का मौलवी से चक्कर था और इसी ने अब्बा को मरवाया था। ये सुनकर बेटे सलमा और मौलवी को मारपीट कर मोहल्ले से निकालने लगे। सलमा की आंखें आंसुओं से भीग चुकी थीं कि तभी एक जोरदार चीख। आज सुबह से बहुत ठंड पड़ रही थी। कोहरे ने चारों ओर अपना डेरा जमाया हुआ था। सूरज तो कई दिन से निकला ही न था। उस तेज ठंड वाली दोपहर में सलमा नल के पास बैठी कपड़े धो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते तो वो कपकपाते हाथों से दुपट्टा थाम कर अपने आंसू साफ कर लेती और जल्दी जल्दी कपड़े धोने लगती। दोनों बहुओं ने अपने पति और बच्चों के हफ्ते भर के कपड़े धोने के लिए उनके हाथ में थमा दिए थे। तेज ठंड की वजह से उसकी नाक और आंखों से मुसलसल पानी बह रहा था, मगर मना करने की हिम्मत किसे थी। उसके पति को गुजरे हुए 2 महीने हो चुके थे और उन 2 महीनों में सलमा की हैसियत उस घर में किसी तिनके से भी कम हो चुकी थी। जिस समय वो कपड़े धोकर हटी, रात का अंधेरा चारों ओर फैलने लगा। सलमा के घुटनों में तेज दर्द हुआ। उससे अपने शरीर में दर्द भी महसूस हो रहा था। शायद मुझे बुखार होने वाला है, सलमा ने सोचा और तार पर आखिरी जोड़ा फैलाकर अंदर चली आई, जहां गर्म कमरे में उनकी दोनों बहुएं मूंगफली खाते हुए एक दूसरे से बातें कर रही थीं। कितनी देर लगा दी अम्मा आपने? चले अब जल्दी करें, खाना बना दें, गैस तो खत्म हो गई है। यहाँ किचन में लकड़ियां वाला चूल्हा जलाया तो कमरे में धुआं भर जाएगा। अब वहाँ बाहर आंगन में लकड़ियां रख कर चूल्हा जला लो और खाना बना लो। मोनिस और अहमद दोनों ही आने वाले होंगे, बड़ी बहू हिबा ने कहा। तो सलमा उसे देख कर रह गई। बहू, मेरा शरीर टूट रहा है और मुझे बुखार हो रहा है, मैं दवाई खाकर कुछ देर लेटना चाहती हूँ, सलमा ने कमजोर सी आवाज में कहा। मगर हिबा के माथे पर बल पड़ गए थे। अम्मा, सारा दिन तो पलंग तोड़ती रही हो, शाम में जरा से कपड़े ही तो धुलवाए हैं आपसे। अब खाना नहीं बना तो अपने बेटों को जानती हो ना, आसमान सर पर उठा लेंगे। मैं लकड़ी वाला चूल्हा नहीं जला सकती, ऐसे में अगर थोड़ा सा काम कर देंगी आप तो क्या हो जाएगा। हिबा ने बात का बतरंग बना ही दिया था। सलमा बेचारगी से उसे देखती रही। उसे पता था खाना बनाए बगैर कोई चारा नहीं। कांपते पैरों के साथ वो दोबारा से गर्म कमरे से बाहर निकल आई। उनके कपड़े भीगे हुए थे और हवा बहुत ठंडी हो चुकी थी। ठिठुरते हाथों से सलमा ने लकड़ी वाले चूल्हे में लकड़ियां डालकर आग आग लगाना शुरू कर दी। धुआं उसकी आंखों में जा रहा था। खांसते हुए वो लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रही थी। जब दरवाजे से अंदर मोनिस आया, सलमा को ठंड में चूल्हे के पास बैठे देखकर एक पल के लिए तो उसके कदम रुके। सलमा ने भी उम्मीद भरी नजरों से उठाकर उसे देखा, मगर मोनिस कुछ पल तक उसे देखने के बाद सीधा अंदर कमरे में चला गया। सलमा के होठों से एक ठंडी आज सांस निकली और उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। वो जानती थी जो कुछ मोनिस और उसके बीच 1 साल पहले हुआ था, उसके बाद मोनिस उस पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में कभी नहीं बोलेगा। मगर फिर भी सलमा को हल्की सी उम्मीद थी कि शायद मोनिस जाकर अपनी पत्नी से कहे कि खाना बना ले। थोड़ी देर बाद हिबा कमरे से निकली। अम्मा, अभी तक खाना नहीं बना? मोनिस ने आते ही शोर मचा दिया है और अब वो कह रहे हैं कि अम्मा से बोलो जरा जल्दी हाथ चलाया करें, सारा दिन फालतू बैठ बैठकर थकती नहीं है क्या? हिबा ने मोनिस की बात बाहर आकर दोहराई तो सलमा का दिल सदमे से चूर चूर हो गया। मगर 1 साल पहले वाला दृश्य उसकी आंखों के आगे लहराया तो वो खामोशी हो गई और जल्दी जल्दी हांडी में चम्मच चलाने लगी। हिबा दोबारा कमरे के अंदर जा चुकी थी। बुखार में जलते हुए शरीर के साथ सलमा ने जैसे तैसे करके रोटी और सब्जी तैयार की तो दोनों बहुएं कमरे से निकल आईं। अपने अपने हिस्से का खाना डालकर वो दोनों ही कमरों में चली गईं। सलमा नमाज पढ़ने के लिए उठ चुकी थी। बड़ी मुश्किल से जिस समय वह नमाज पढ़कर चूल्हे के पास आई, सब्जी की पतीली का ढक्कन हटा हुआ था और बिल्ली उसके अंदर मुंह मार रही थी। सलमा ने तुरंत उसे भगाया। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके बाहर आई थी। तेज भूख लगी है लेकिन बिल्ली ने सारा खाना खराब कर दिया। अब क्या करूं? अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। सलमा ने बेबसी से आगे बढ़कर पतीली को देखा। सब्जी सब्जी तो थी मगर बिल्ली ने उसमें से कुछ खा लिया था। सलमा का दिल न माना कि वो सब्जी अब हाथ भी लगाए। खामोशी से उसने पतीली वापस रख दी। रोटी वाले डिब्बे में एक ठंडी सी रोटी पड़ी हुई थी। सलमा खामोशी से वो रोटी लेकर अंदर कमरे में आ गई। दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों में मगन थे। बूढ़ी माँ को पूछने का ख्याल किसी को ना आया था। पानी के साथ रोटी खाते हुए सलमा की आंखों से आंसू बहते रहे। उसके पति की जिंदगी में हालात ऐसे तो ना थे, कम ही सही, मगर दोनों बेटे उसका ख्याल किया करते थे। हाँ, लेकिन 1 साल पहले वाली घटना होने के बाद मोनिस ने तो उनसे बाप की जिंदगी में ही बात करना छोड़ दी थी और अब तो बाप को मरे हुए भी 2 महीने गुजर चुके थे। बहुओं और बेटों ने उन पर से अपना हाथ उठा लिया था। कुछ ही देर में उन्हें तेज बुखार हो चुका था। उनका शरीर दर्द से बुरी तरह से टूट रहा था। चारपाई पर बेबसी से दाएं बाएं करवटें बदलते वो सर्दी से कांप रही थी। कई बार उन्होंने सोचा कि उठकर दोनों बेटों में से किसी को बता दें,
मगर उनमें उठने की हिम्मत ही ना पड़ी। यूं ही करवटें बदलते किस समय वो बेहोश हो गई, उन्हें पता ही ना चला। सुबह किसी बर्तन के जोर से जमीन पर फेंके जाने से उनकी आंख खुली थी। सलमा बेगम हड़बड़ाकर उठ बैठी। सारी रात बुखार में जलते रहने के कारण उनका सर दर्द कर रहा था। आराम से सो रही हैं आप? इधर बाहर आपके दोनों बेटों के काम पर जाने का समय हो रहा है, जल्दी उठकर नाश्ता बना ले, मेरा छोटा जाग रहा है। आपको पता तो है इस समय मैं काम नहीं कर सकती, काम करने लगूंगी तो मुन्ना रोएगा और आप तो यही चाहती हैं। छोटी बहू सर पर खड़ी उन्हें आंखें दिखा रही थी। सलमा बेगम के होठ सूख रहे थे। उन्होंने उसे बताना चाहा कि उन्हें तेज बुखार है, लेकिन छोटी बहू आराम से वापस जा चुकी थी। सलमा बेगम गहरी सांस लेते हुए उठ खड़ी हुई। बुखार तो उतरा हुआ था, मगर उन्हें बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे करके वो बाहर आई, गैस थी नहीं, वहीं लकड़ियां वाला चूल्हा जलाकर उन्होंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। मौनी सहमत आंगन में फिरते हुए अपनी तैयारी कर रहे थे। सलमा बेगम ने जल्दी से कप में चाय निकाली और एक पराठा बनाकर मोनिस के कमरे में चली आई। वो सामने ही बैठा जूते पहन रहा था। माँ को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी अचानक गुस्से में बदल गई। सलमा ने खाना उसके सामने रखा और प्यार से बोली, लो मोनिस बेटा, नाश्ता कर लो। मोनिस ने एक पथरीली नजर उठाकर माँ को देखा और फिर अगले ही पल एक जोरदार हाथ मारकर उसने चाय का कप नीचे गिरा दिया। सलमा एकदम सहमकर पीछे हटी। हिबा, ओ हिबा, किधर हो? 1000 बार कहा है तुमसे कि मेरा नाश्ता खाना तुम लेकर आया करो, लेकिन इसके बाद भी तुम इस औरत को मेरे सामने भेज देती हो। पता तो है कि मैं इनकी शक्ल देखना भी नहीं चाहता। मोनिस की आवाज में नफरत ही नफरत थी। सलमा बेगम का दिल सदमे से चूर होकर रह गया। हिबा वॉशरूम से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर भी गुस्सा था। कितनी बार कहा है अम्मा, नाश्ता बनाकर वहां बाहर रख दिया करें, मैं खुद ही उठा लिया करूंगी, लेकिन आपको तो अच्छा बनने का शौक है। अब देखा, बगैर खाए पिए चले गए मोनिस काम पर, मिल गया आपको दिल को सुकून। आप तो चाहती ही यही है। हिबा मोनिस की खाली कुर्सी को देखकर शोर मचाने लगी थी। सलमा बेगम की आंखें भीग गईं। भला कोई माँ भी अपने बेटे को भूखा जाते देखकर खुश हो सकती थी? उनका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोने लगे। बुखार दोबारा से उनके शरीर पर कब्जा जमाने लगा था। उनके कदम लड़खड़ाने लगे। बड़ी मुश्किल से वो बाहर आई, जहां अहमद नाश्ता करके कमरे से बाहर निकल रहा था। अहमद, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे तेज बुखार है, मुझे कोई दवा दे दो, सलमा ने हिम्मत करके कहा। अहमद हमेशा से ही लापरवाह था। उसने एक नजर इधर उधर डाली और फिर कहा कि अम्मा, अभी तो मेरे काम पर जाने का समय हो रहा है और मेरे पास कौन सा कोई दवाई रखी हुई है, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। फ्रिज के ऊपर डोलो रखी होगी, वो खा लीजिएगा, उससे बुखार उतर जाएगा। लापरवाही से कहता हो वो अपना सामान उठाकर चला गया। सलमा जहां की तहां खड़ी रह गई। चूल्हे पर रखी हुई चाय उबल उबल कर आग को बुझा चुकी थी। दोनों बहुएं दोबारा से कमरे के अंदर बंद होकर सो चुकी थीं। भला इतनी ठंड वाली सुबह में उन्हें जाग कर क्या करना था? मगर सोने से पहले हिबा उनके सर पर आकर आदेश जारी कर गई थी, दवा खा ले तो बुखार उतर जाएगा आपका, उसके बाद सारे बर्तन समेट कर धो के रखिएगा, वरना बिल्ली बर्तनों को गंदा कर देगी। और हाँ, आज सही से झाड़ू लगाइएगा, कल भी जगह जगह मिट्टी पड़ी हुई थी। सलमा बेगम ने खामोशी से उसका आदेश सुना। फ्रिज के ऊपर रखी हुई दवा की एक गोली पानी से निगलते हुए सलमा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ बीमारी और कुछ उन्हें अपने पति की याद आ रही थी, जिनके सामने हालत काफी अच्छे थे। सर्दी उनके जोड़ों में घुस चुकी थी। जैसे तैसे करके उन्होंने सारे बर्तन धो और सफाई करके हिबा का काम पूरा किया, लेकिन तब तक वो जाग चुकी थी। सलमा बेगम की आंखें बंद हो रही थी, मगर हिबा को कोई ना कोई काम उन्हें थमाए जाती। कोने में बंधी हुई गाय का दूध धोने से लेकर घर में खाना बनाने तक के सारे काम सलमा से करवाए जाते थे। वो बूढ़ी जान काम करते करते हांफने लगती तो जहां लेटती वहीं सो जाती। दोनों बेटे आते तब बहुएं सर पर हाथ मारकर कहती, अम्मा को तो सारा दिन मुंह खोल कर सोने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, ना नमाज पढ़ती हैं, ना अल्लाह अल्लाह करती हैं। उनकी उम्र की औरतें तो कितने काम करने के साथ नमाज भी पढ़ती हैं, लेकिन एक हमारी साथ है जिन्हें सिर्फ आराम करने का शौक है। बेटे सुनते तो नाक चढ़ाने लग जाते। बात सच थी, उन्होंने कभी अपनी माँ को नमाज पढ़ते देखा ही ना था। अब उनकी अकल में इतनी बात तो आती ना थी कि माँ तो सारा दिन कामकाज में ही फंसी रहती हैं, और वैसे भी इस उम्र की औरतों में इतनी ताकत कहाँ थी कि वो 5 टाइम की नमाज के साथ पूरे घर के कामकाज भी कर सकती। सलमा ये सारी बातें सुनती रहती थी, मगर सिवाय दुखी होने की और वो कुछ ना कर सकती थी। जैसे तैसे करके दिन तो कट काट ही लेती थी, लेकिन उसके दिल पर सबसे बड़ी चिंता उस समय लगती जब उन्हीं से खाना बनवाकर उन्हें सबसे आखिर में खाना दिया जाता। आलू परवल बनता तो सारे परवल निकाल कर आखिर में बचे हुए थोड़े से आलू उनकी प्लेट में डालकर हिबा उनके हाथ में थमा देती। कभी बच्चों की बचाई हुई आधी रोटी उनके हाथ पर रख दी जाती और ऊपर अचार का टुकड़ा रख देती। अम्मा, सब्जी खत्म हो गई है, बस आज इसी से ही गुजारा कर ले। सलमा खामोश रह जाती। इतना भी न कह सकती थी कि कुछ ही देर पहले तो उसने पतीला भरकर सब्जी बनाई थी। आखिर वो सब कहाँ गई? इतना तो जानती ही थी कि हिबा खामोशी से वो सारा खाना डोंगे में डालकर उलट कर अपने कमरे में ले जाया करती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सलमा पूरे घर के कपड़े धोकर हटी तो हिबा बाहर से चिकन लेकर अंदर आ गई।
अम्मा चिकन लाई हूँ, जल्दी से इसकी बिरयानी बना दे, मोनिस ने जाते समय फरमाइश की थी। मेरी तबीयत का तो आपको पता है ना, मीट देखकर मुझे मतली होने लग जाती है, वरना मैं खुद ही बना लेती। हिबा ने सारा काम उनके सर पर रख दिया। खुद वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसे अच्छी तरह पता था कि मोनिस को बच्चे की कितनी इच्छा है, इसलिए वो हर समय ही अपनी प्रेगनेंसी को हथियार बनाए रखती और सारे काम सलमा के सर पर डाल दिया करती थी। सलमा ने मोनिस का नाम सुना तो उनके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी, शायद आज मेरे हाथ की बनी बिरयानी खाकर उसका दिल मेरे लिए नरम हो जाए, मैं खुद उसे बताऊंगी कि मैंने कितने प्यार से उसके लिए खाना बनाया है। सलमा ने जल्दी से सामान पकड़ा। थकावट के बाद भी उन्होंने बहुत दिल लगाकर बिरयानी तैयार की। उन्हें भूख भी लग रही थी। सुबह भी नाश्ते में उन्हें सिर्फ चाय के साथ हिबा ने 2 बिस्किट ही दिए थे। अभी उन्होंने बिरयानी को दम लगाया ही था कि हिबा अंदर से बाहर निकली। अम्मा, ये मेरी अम्मी के कुछ कपड़े मेरे पास रखे हैं, जरा फटाफट जाकर उन्हें दे आइए, अभी तो बिरयानी का दम खुलने में समय है, हिबा ने आराम से कहा। तो सलमा उसे देखती रह गई। उनके बूढ़े घुटनों में तो अब इतनी शक्ति न थी कि मोहल्ले के बिल्कुल आखिरी सिरे पर उसकी माँ के घर कपड़े देने जाती, मगर हिबा को इनकार भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने खामोशी से थैला पकड़ लिया और चप्पल घसीटते हुए घर से बाहर निकल आई। उनकी कमर थकावट के मारे झुकी जा रही थी। हिबा की माँ भी बिल्कुल उसी तरह की बदतमीज और जाहिल थी। उन्होंने सलमा को चाय पानी तो दूर बैठने तक का न कहा। सलमा को तेज भूख लग रही थी। हिबा की माँ जो जमाने भर की बातें उनसे करना शुरू हुई तो फिर चुप ही ना हुई। थक कर सलमा उठ गई। बहन, मुझे आज्ञा दो, मेरा मोनिस आके आने वाला होगा, मैंने उसे जाकर खाना भी देना है, सलमा ने कहा। तो हिबा की माँ बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। हाँ जाओ भाई, मैं कौन सा तुम्हें यहाँ बांध कर रख रही हूँ, हमें भी बड़ा पता है कि मुनिस तुमसे कितनी बात करता है, वो तो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। उसकी बड़बड़ाने की आवाज सलमा ने साफ सुन ली थी। उन्हें दुख सा हुआ। मोनिस उनसे नफरत करता है, ये बात उनके दिल पर किसी चोट की तरह लगती थी, मगर दिल कड़ा करके वो बाहर निकल आई, जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए। जिस समय अपने घर पहुंची, भूख के मारे उनका बुरा हाल था। घर में सन्नाटे का राज था। शायद मोनिस खाना खाकर चला गया। सलमा ने मायूसी से सोचा और अपना खाना निकालने के लिए पतीली की ओर बढ़ी, लेकिन हैरान रह गई। पतीले के अंदर चावल थे ही नहीं, सिर्फ तली में लगी हुई खुरचन बाकी थी जिसमें पानी डालकर रख दिया गया था। सलमा ने घबराकर दाएं बाएं देखा, शायद उनके हिस्से के चावल कहीं पर रखे हों, मगर पूरा किचन खाली था, कहीं पर भी खाना न था, सिर्फ गंदे बर्तनों का ढेर जमा था। सलमा घबराकर किचन से बाहर निकल आई। सामने ही हिबा खड़ी थी। बेटा, क्या मेरे लिए खाना नहीं बचा? मुझे बहुत भूख लग रही है, सलमा ने शर्मिंदा होते हुए कहा। तो हिबा पहले तो चौंकी। उसे याद आया, थोड़ी देर पहले तो पूरे घर ने मजे ले लेकर वो बिरयानी खाई थी। उसने तो सोचा भी ना था कि सलमा के लिए भी खाना बचाकर रखना है। वैसे भी वो सास को इतनी अहमियत देती कब थी कि उनके लिए कुछ करती, लेकिन ये सब कुछ वो मोनिस के सामने तो स्वीकार नहीं कर सकती थी। ये एकदम उसके माथे पर बल पड़ गए। अम्मा, चूल्हे के पास ही तो आप बैठी थी, मुझे लगा आपने खाना खा लिया होगा, कितनी लालची हैं आप, खाया होगा आपने, बस आपने जब देखा कि आज बिरयानी बनी है तो सोचा दो दो बार खा लेती हूँ। हालांकि आपको पता है ना कि बड़ी मुश्किल से घर में खाना पूरा पड़ता है, फिर भी आप हमें जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। आपको पता भी है कि मेरी हालत ऐसी है, मुझे जरा जरा सी बात पर टेंशन हो जाती है और आप जानबूझकर मुझे परेशान करती हैं ताकि मेरा नुकसान हो जाए और आप इस बार भी अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। हिबा ने उल्टा बात घुमाकर उन्हीं पर डाल दी थी। सलमा हक्का बक्का खड़ी हो गई। नहीं बेटा, मेरा ऐसा तो मतलब नहीं था, मैंने तो बस खाने को पूछा, उन्होंने कहा। और तभी अंदर से मोनिस निकल आया। क्यों शोर मचा रखा है? उसने हिबा से पूछा। हिबा गड़बड़ा सी गई। तुम्हारी अम्मा दूसरी बार खाने के लिए चावल मांग रही, मगर वो खत्म हो चुके हैं, मैंने बताया तो ये मुझ पर गुस्सा करने लग गई हैं। हिबा ने अपनी आवाज में आंसुओं का रंग शामिल कर लिया। सलमा को एक जोरदार झटका लगा था, जबकि मोनिस के चेहरे पर गुस्सा उभरने लगा था। इससे पहले भी मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन इस बार अगर नुकसान हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा, आपको तो लड़ाई करने का बहाना चाहिए, बस, नफरत से कहता हुआ वो घर से निकलता चला गया। हिबा भी माँ की ओर देखते हुए होठों पर मुस्कुराहट लिए अंदर बढ़ गई, जबकि सलमा का तो ये हाल था कि काटो तो शरीर में खून नहीं। उनकी भूख तो कब की मर गई थी। आंखों से बहते आंसुओं के साथ वो कमरे में आकर बैठ गईं, मगर थोड़ी देर के बाद उन्हें फिर भूख लगना शुरू हो गई। कभी दाईं और करवट बदलती और कभी बाईं और, ऐसा कोई पहली बार ना हुआ था। अक्सर उनकी बहुएं खाना देना भूल जाती थी। दिन प्रतिदिन वो सूखकर काटा होती जा रही थी। ना चाहते हुए भी उन्होंने उस दिन एक फैसला कर लिया। शाम हुई तो वो चादर ओढ़कर पास की मस्जिद में चली आईं। वो और अपने दोनों बेटों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मौलवी साहब नमाज पढ़कर अभी भी फ्री हुए थे। लोग मस्जिद से निकल रहे थे जब सलमा खामोशी से उनके सामने जाकर बैठ गईं। क्या बात है सलमा बीबी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मौलवी साहब ने पूछा। वो उसे उनके पति के कारण जानते थे। सलमा के पति से उनकी अच्छी जान पहचान थी। सलमा की आंखों में आंसू आने लगे। उन्होंने बात घुमाए बिना साफ कहा, इमाम साहब, मैं चाहती हूँ कि आप मस्जिद के फंड से मुझे कुछ पैसे दे दिया करें
ताकि मैं अपने लिए खाने की व्यवस्था कर सकूं। मेरे दोनों बच्चे मुश्किल से कमाते हैं, मैं अपनी रोटी का बोझ उन पर नहीं डालना चाहती। बात पूरी करते ही सलमा की आवाज़ आंसू में भीग गई थी। उनकी आंखों से जो आंसू बहना शुरू हुए तो इमाम साहब उन्हें देखते ही रह गए। उन्हें बगैर कहे सुने ही अंदाजा हो गया था कि उनके घर में क्या चल रहा है। वो कुछ पल तक तो खामोश बैठे रहे, मगर शायद ऊपर वाले ने उनके दिल में कोई नेकी डाल दी थी। अगर आप चाहें तो आप मुझसे निकाह कर लें, मैं आपके सारे खर्चे की जिम्मेदारी खुद पर ले लूंगा। और वैसे भी इस्लाम में विधवा से शादी करने को कहा है। आपके दोनों बेटे बालिग और अपने घर वाले, उन्हें भला क्या आपत्ति होगी? इमाम साहब ने कहा। सलमा को एक जोरदार झटका लगा। इमाम साहब की बात सुनकर उनका दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। उन्हें ये बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात लगी। वो अचानक अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, मगर घर वापसी का सोचकर उन्हें याद आ गया कि आज सुबह क्या हुआ था, और ये कोई एक दिन की कहानी नहीं थी, हर दिन यही होता था। मोनिस का नफरत भरा व्यवहार और बहुओं का अत्याचार, इस सब के बीच वो बुरी तरह से पिस रही थी। ना चाहते हुए भी सलमा ने इमाम साहब की बात स्वीकार कर ली। इमाम साहब उनके फैसले पर बहुत खुश थे। उनके कुछ जानने वाले मस्जिद में ही बैठे थे, उन्होंने देर करना ठीक न समझा। सलमा का दिल भी जैसे पत्थर का हो रहा था। उन्होंने खामोशी से कुछ लोगों के सामने इमाम साहब से निकाह कर लिया। मस्जिद में पढ़ने आए बच्चों में बड़े शौक से ये सारा दृश्य देखा। उन्हीं में से एक बच्चा सलमा के पड़ोस में रहता था। वो जरा सा बड़ा बच्चा था। उसने ये सारा दृश्य देखा तो फटाफट मस्जिद से बाहर निकल आया। तेजी से दौड़ता हुआ वो सीधा सलमा के घर जा पहुंचा, जहां मोनिस और अहमद अपनी दोनों पत्नियों के साथ आंगन में बैठे बात कर रहे थे। उन्हें पता भी न था कि माँ घर में नहीं है। अरे ये तो पड़ोसियों का बच्चा है, यहाँ क्या लेने आया है? हिबा ने उसे गुस्से से घूरा तो उसने फटाफट सारी बात हिबा को बता दी। हिबा समेत सबका मुंह खुला रह गया। ये क्या बात कर रहा है? अम्मा ने निकाह कर लिया, वो भी मोहल्ले के मौलवी साहब के साथ? अहमद के मुंह से निकला। दोनों बहुओं ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया। ये अच्छा मौका था दोनों बेटों के दिल से माँ की मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म करने का। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, खुले दरवाजे से मौलवी साहब अंदर आए। उनके पीछे पीछे सलमा भी थी। उनके पैर कांप रहे थे, मगर मौलवी साहब उनको हौसला देकर लाए थे कि वो खुद उनके बेटों से बात कर लेंगे। अरे देखा, मैं तो पहले ही कहती थी कि हमारी सास का कहीं ना कहीं नैन मटक्का जरूर है। अभी अब्बा को मरे हुए 2 महीने नहीं हुए कि उन्हीं के दोस्त के साथ शादी कर ली। अरे मुझे तो कोई और ही कहानी लग रही है। ये मौलवी साहब तो अब्बा के दोस्त थे। मुझे तो लगता है कि अम्मा ने और इन्होंने मिले भगत से ही अब्बा को मरवाया होगा। याद नहीं, मरते समय उनके होंठ कितने ही नीले हो रहे थे। शायद अम्मा ने उन्हें जहर दिया होगा। हिबा ने ऊंची आवाज में कहा तो सभी सन्नाटे में रह गए। मोनिस के चेहरे पर नफरत फैल गई और सलमा के कदम भी जैसे जमीन पर गड़गड़ गड़ कर रह गए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से बोलना चाहा, लेकिन मोनिस लपक कर आगे बढ़ा। उसने मौलवी साहब को जोरदार धक्का दिया और आगे बढ़कर सलमा का हाथ दबोच लिया। बिल्कुल सही नफरत करता था मैं आपसे। जिस रात आपने मेरी पत्नी को हलीम बनाने को कहा था और हलीम बनाते हुए उसका बच्चा गिर गया था, मैं समझ गया था कि आपने जानबूझकर मेरे बच्चे को मारा है। इसलिए मैं आपसे हमेशा नफरत करता आया। मुझे क्या पता था कि आपने तो मेरे बाप को भी खून किया था। मोनिस की बात पर सलमा फूट फूट कर रो दी। वो सिर्फ एक हादसा था, मुझे नहीं पता था कि हलीम बनाने से हिबा का बच्चा गिर जाएगा, और तुम्हारे बाप को मैंने नहीं मारा। अभी सलमा ने इतना ही कहा था कि मौलवी साहब आगे बढ़े। वो मोनिस को समझाना चाहते थे। मोहल्ले के लोग भी उनके मकान के आसपास जमा होना शुरू हो गए थे। सभी खुले दरवाजे से झांक झांक कर ये सारा दृश्य देख रहे थे। बेटा, अपनी माँ से ऐसी बात मत करो, उन्होंने सिर्फ सहारे की खातिर दूसरी शादी की है, मौलवी साहब ने कहा तो अहमद लपक कर उनका गिरबान थामकर बोला, इस सारे खेल में तू भी बराबर का हिस्सेदार है बुड्ढे। बड़ा मौलवी बना फिरता है और इस उम्र में निकाह करता है। तुम दोनों का इलाज तो मैं करता हूँ। अहमद ने उन्हें गिरबान से पकड़ा और घर से बाहर घसीटने लगा, जबकि मोनिस ने माँ का हाथ थाम रखा था। दोनों बहुएं मुस्कुराती हुई पीछे पीछे आ रही थी। सलमा की मिन्नत का किसी पर कोई असर न था। मोहल्ले वाले ऑटो पर हाथ रखकर ये सारा तमाशा देख रहे थे। अहमद और मोनिस मौलवी साहब के साथ सलमा को भी घसीटते हुए गलियों में ला रहे थे। आज तो इन दोनों को मोहल्ले से बाहर निकाल कर ही छोड़ूंगा। अपनी अय्याशियां कहीं और जाकर करें, ये शरीफों का मोहल्ला है। मोनिस बकता जा रहा था। शायद वो न रुकता कि अचानक उसके कानों में एक जोरदार चीख पड़ी। सारे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। मोनिस और अहमद ने पलटकर देखा और मोनिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। हिबा जो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसे रोड पर एक गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी थी। शायद वो तमाशा देखने के लिए उनके पीछे पीछे चलती आ रही थी। ये चीख उसकी थी। गाड़ी टक्कर मारकर आगे बढ़ गई थी, जबकि कुचली हुई हिबा सड़क पर पड़ी आखिरी सांसें ले रही थी। तभी एक जोरदार चीख अहमद के मुंह से भी निकली। सड़क पर सिर्फ हिबा नहीं खड़ी थी, बल्कि हिबा के साथ अहमद का छोटा बेटा भी था, जो शायद अपनी चाची के साथ उनके पीछे पीछे आ रहा था। वो भी जख्मी हालत में पड़ा अपनी आखिरी सांस ले रहा था। सलमा और मौलवी साहब को तो वो दोनों भूल गए। पागलों की तरह दौड़ते हुए वो हिबा और बच्चे के पास आए।
मगर मोनिस कहने से पहले हिबा दम तोड़ चुकी थी। अहमद अपने बच्चों को हाथों में उठाए पागलों की तरह अस्पताल की ओर दौड़ा था। सलमा मुंह पर हाथ रखकर ये सारा तमाशा होते हुए देख रही थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही अहमद का बेटा भी चल बसा। उनके घर में एक कोहराम मच गया। जहां थोड़ी देर पहले सलमा के साथ जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म था, अब वो खुद सीना पीट कर रो रहे थे। मगर खुदा ऐसे लोगों पर रहम नहीं करता जो दूसरों पर अत्याचार करते हुए खुश होते हैं। सलमा को अपनी बहू और पोते का बहुत दुख था, मगर वो खामोशी से इमाम साहब के घर चली गई थी। वो जानती थी कि अब इस घर में उनकी कोई और जगह नहीं है। अहमद और मोनिस इतने बड़े नुकसान पर दिन रात पागलों की तरह रोते रहते थे, मगर अब रोने के सिवा उनके पास और कुछ था भी नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।